वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज मेरे ख़्याल में जो भी लोग ख़बरों पे नज़र रखते हैं, करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो सबसे बड़ी ख़बर तो शायद न्यूयॉर्क से ही आई। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन इस दफ़े कुछ ऐसा हुआ कि शायद पूरी दुनिया के लिए ही वो जो थी उसकी पूरी दुनिया की तवज्जो जो थी वो न्यूयॉर्क के इलेक्शन पर थी। ज़ोहरान मोमदानी ने इलेक्शन जीता। कहते हैं कि वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स एवर, और पहली दफ़े कोई मुसलमान लड़का जो है वो न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बना है। इससे पहले लंदन भी, जो साउथ एशिया का जिक्र करें तो शायद दो ही शहर हैं जो हमारे लिए बहुत अहम समझे जाते हैं, एक तरफ लंदन, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क। तो अब दोनों जो ये शहर हैं, इनके जो मेयर्स हैं वो ना सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि साउथ एशियन हेरिटेज के भी हैं। सो इट वाज़ अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो हमारे मसाइल होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं या इतनी तेज़ी से हमारे सामने आते हैं चैलेंजेस कि ये खुशियाँ भी छोटी छोटी हमें न्यूयॉर्क और लंदन जैसे ममालिक में ही देखनी पड़ती हैं। तो हमारा चैलेंज आजकल गुज़िश्ता रोज़ की तरह भी 27वीं तरमीम का ज़िक्र है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से जो ट्वीट आई उसने कुछ तफसीलात जो थी वो सबके सामने रख दी। उससे पहले गुफ्तगू तो बहुत थी 27वीं तरमीम के बारे में। जो जानते थे और जो नहीं जानते थे, सबको ये मालूम भी था कि ये तरमीम आएगी, सबको ये भी मालूम था या अभी भी शायद मालूम है कि ये पास भी ज़रूर होगी। मगर पास होना क्या था, उसका फोकस क्या था, ये कुछ सवालात रह गए थे। वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ट्वीट ने थोड़ी सी उस पर रोशनी डाल दी। इस पर भी अभी बात करेंगे कि उन्होंने क्या ट्वीट की। बट ऑब्वियसली हुकूमत ने अब उसके बाद ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अब तरमीम जो है वो मोरलेस तैयार है, क्योंकि जब इस पर तनकीद हुई तो सेनेट का जो इलेक्शन था, सेनेट का जो सेशन था, उसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और जो मौजूदा नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने इस हवाले से फिर बात की और उन्होंने कहा कि जहां 27वीं तरमीम आ रही है और जब आनी होती है तो आ ही जाती है, हम ही लाएंगे, लाई जाएगी और पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं और अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये तरमीम है वो जब आएगी तो आइन और कानून के मुताबिक ही पास होगी, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी ऑफ़र किया कि अगर बहुत जल्दी है सबको तो वो सेनेट में भी पहले लाई जा सकती है। पीटीआई की तरफ से ऑफ कोर्स इस सारे मामले पे तनकीद हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसको अपोज़ करेंगे। बट लेट्स सी कि अब क्या होता है। और ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत उसके कुछ जो नुक्ते हैं या मुद्दे हैं उन पर बात की है, जिस पे वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का भी जिक्र है, जजेस का तबादले का जिक्र है, एनएफसी है, आर्टिकल 243 है और तालीम और इलेक्शन कमीशन। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडैट, और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, ये माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ फिर एक दफ़े हम नंबर्स गेम पे चले जाएंगे, बहुत ज़रूरी है वो भी इशू। कौमी असम्बली में तो सर लग ये रहा है कि कंफर्टेबल एक 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के पास 125 अराकीन है, पीपल्स पार्टी के पास 70 से ज़्यादा। मगर सेनेट की अगर हम बात करें तो वहाँ हुक्मरान जो जमात है उसके इत्तेहाद और जो बाकी इत्तेहादी हैं तो वो अभी भी 61 वोट्स हैं उनके पास। अपोजिशन अराकीन 35 हैं और 64 की बात की जा रही है कि 64 मेंबर्स चाहिए होंगे सेनेट में पास करने के लिए इस अमेंडमेंट को। आप सर इस देख रहे हैं कि ये कितना आसान या मुश्किल होगा विद दीज नंबर्स टू गेट इट थ्रू? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर ये नंबर्स के बारे में कोई शक होता तो नायब वज़ीर आज़म आज सेनेट के अंदर इतने एतमाद के साथ ये ना कहते कि हम इसे पहले सेनेट में लेके आते हैं। मेरे ख्याल में उनके पास कोई ना कोई एश्योरेंसेस मौजूद है, आज़ाद उम्मीदवारों का एक ज़ख़ीरा मौजूद है
जिनको वो टैप करेंगे और थोड़ा सा फ़र्क है वो पूरा कर लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि नंबर गेम उस तरह की कोई शदीद होगी जैसे 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे थी। लेकिन आपने देखा कि उस मौके पे भी उन्होंने उस नंबर गेम को पूरा कर लिया था। हालांकि उस वक्त तो नज़र आ रहा था कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे किया। उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन उठे और सही उठे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तरमीम मंजूर करा ली और अब तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल पोजीशन में है। लिहाजा इस बारे में ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं है कि वो पास करा लेंगे। असल सवाल ये देखने वाला है कि 6 तारीख को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है उसमें वो क्या तय करते हैं, क्योंकि असल में इस सारे काम का वीटो पावर उन्हीं के पास है। उन्हीं के साथ मिलके ये 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और उनके जो 2-3 पॉइंट्स उसके अंदर ऐसे हैं जो उनके रिवायती सब्जेक्ट्स जिनकी वो हमायत करते हैं 18वीं तरमीम की, तो क्या उससे वो पीछे हट पाएंगे, ये देखने वाली असल बात है। पास तो वो असम्बली से और सेनेट से हो ही जाएगी। बिल्कुल ठीक जी। हसन रज़ा पाशा साहब, सर ऑब्वियसली 26वीं आईनी तरमीम आई, उसमें हम कह सकते हैं बहुत तब्दीलियां आई जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से। सर अब बात हो रही है जजेस के तबादले की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट इस तनाजुर में कि 26वीं तरमीम ने बहुत जुडिशरी पे फ़र्क डाल दिया कोर्ट्स के ऊपर। ये जो अब दो बातें हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगा, 7 जजेस का तबादला हो सकेगा, बहुत कोई फ़र्क आप देख रहे हैं जो पड़ जाएगा इनसे? आरफा बात ये है कि जो तो आईनी बेंच के हवाले से एक 26वीं तरमीम में एक चीज़ आ गई और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पे हो गई और आज आईनी बेंच काम कर रहा है। कुछ केसेस के हवाले से उन पे ऑब्जेक्शंस भी आए कि ये मन मर्ज़ी के जजेस लाए गए हैं और ये इंतज़ामिया के मातहत हो गए हैं। तो मेरा थोड़ा सा रिज़र्वेशन है इस बात पे कि ये वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए गए जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख के लाए गए। मसलन आप देखें कि चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे एलिवेट किया गया और 1 या 2 जो है वो सीनियर प्यूनी जजेस थे उनको एलिवेट किया गया। तो ये कहना कि ये मन मर्ज़ी के जजेस लाए गए, मेरा ख़्याल है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जजेस पिछले 10-11 साल से तकरीबन कुछ साल ऊपर नीचे हो सकता है वो हायर जुडिशरी में बतौर जज खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। तो वो कोई नए चेहरे नहीं थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये भी मैं बताता चलूँ कि उनकी तैनाती के दौरान मुतलका हाई कोर्ट्स में ना तो उनके ख़िलाफ़ कोई आर्टिकल 209 की कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई ऐसी शिकायत आई कि जिन पे कहा जाए कि इनके क्रेडिबिलिटी का मसला है। तो वो तो अब हैं। अगर बेंच पे जो एक प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो है कि जब पहली अमेंडमेंट आई आर्टिकल 184 में के अपील का हक दे दिया गया, तो अब उस अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही। मेरा मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में फ़ैसला देता है तो एक अपील का हक प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन वो इसलिए उस अपील की सुनवाई नहीं होने जा रही कि वो मतलूबा तादाद जजेस की नहीं है। वो जो जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फ़ैसला किया 3, 5, 6 या 7 जजेस ने, तो उनकी अपील उनसे बढ़ के बेंच में होनी चाहिए और वो जजेस उसमें यकीनी तौर पे शामिल नहीं होंगे जिन्होंने बुनियादी तौर पे फ़ैसला किया। तो इसीलिए शायद हुकूमत पहले भी डिटरमिन थी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बनानी है, जो कि उस वक्त की जो अपोजिशन जो आज भी वही है उनकी मर्ज़ी के तहत आईनी बेंच तो बना दिया। और आपने देखा होगा कि उस वक्त की अपोजिशन ने इस पे बड़ी तारीफ़ें वसूल की और दाद भी वसूल की कि हमने मुल्क को तबाही से बचा दिया।
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के हमने अदलिया को बचा लिया है, तो वो आप देखें कि उसमें एक मेंबर भी उनका उस तारीख़ी मौके पे पार्लिमान में मौजूद नहीं था कि वहाँ बैठ के कोई तारीख़ी किरदार अदा करता कि उसके ख़िलाफ़ वोट देता। तो इम्प्लाइडली उनकी कॉन्सेंट भी शामिल थी 26वीं तरमीम की मंजूरी में। अब ये है कि अगर अब इस तजर्बे को देखते हुए अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो दूसरी तरफ आम पब्लिक के केसेस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम केसेस की हो रही है, चाहे वो सिविल हैं चाहे क्रिमिनल हैं, उनकी रिकॉर्ड तादाद जो है वो डिसाइड हो रही है। तो ये आम आदमी का बेनिफिट उन केसेस की हद तक मैं समझता हूँ कि वो है। बिल्कुल ठीक है सर, आई गेट योर पॉइंट्स, आई हैव टू मूव ऑन नाउ। जी बैरिस्टर असद साहब, जी सर आपने सुनी हसन रज़ा पाशा साहब की भी बात कि फ़र्क पड़ा है, जो आई थिंक अहम बात उन्होंने की है, आम लोगों के केसेस के लिए स्पेस क्रिएट हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगी, हसन रज़ा पाशा साहब इज़ माई सीनियर एट द बार और अमूमन मैं उनकी बातों से भरपूर इत्तेफाक करता हूँ। इधर कुछ ना कुछ इख्तलाफ है। अव्वल तो ये कि जी अब आम केसेस सुने जाएंगे। आपको पता है आरफा साहिबा 26वीं तरमीम कितने केसेस को या कितने लिटिगेंट्स को मुतासर करती है? अदालत उज़्मा में सिर्फ 2.5% केसेस हैं अगर पाकिस्तान के तमाम केसेस मिलाए जाएं। तो इतनी बड़ी तरमीम 26वीं और इतनी बड़ी तरमीम 27वीं सिर्फ और सिर्फ 2.5% केसेस को सुनने के लिए है। अगर आप तमाम आला अदालतें भी शामिल कर दें, तमाम हाई कोर्ट्स को भी डाल दें, तो फिर भी आपको बकिया 80% केसेस मिलते हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, वो उसी तरह ज़ेर अल्तवा हैं जिस तरह पहले थे। ये पहली बात है। फिर ये कहना कि जी सीनियरिटी, ये वो जज साहिबान हैं जो सीनियरिटी के तौर पे लाए गए हैं। अव्वल तो जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियरिटी के तौर पे नहीं लाए गए। लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो सीनियरिटी के तौर पे नहीं लाए गई। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं सीनियरिटी के तौर पे नहीं लाए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको तो किसी और अदालत से लाते हुए वो वहां भी सीनियर मोस्ट नहीं थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियर मोस्ट नहीं थे, बना दिए गए हैं। आखिर में ये कहना कि जी ये तासुर कि अदलिया हुकूमत के मातहत नहीं हुई 26वीं तरमीम के जरिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहा है, उस काम को जरा देख लेते हैं। जजेस के मुंतकिल करने का केस हुकूमत के हक में था, अस्करी ट्रायल्स और सिविलियंस का केस हुकूमत के हक में था, मखसूस नशिस्तों का जो केस था हुकूमत के हक में था। तो आप मुझे कोई एक बड़ा केस बता दें जो आईनी बेंच के जरिए गया हो, जो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा जो एक हार है, एक बहुत बड़ी लॉस जो है वो उसको रिप्रेजेंट करे। बात सिर्फ इतनी सी है, 26वीं तरमीम 30 साल में हमारी एक बहुत बड़ी रिग्रेशन है। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की अदालती तारीख की सबसे बड़ी रिग्रेशन होगी अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और हम अपने तीनों मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करें हसन रज़ा पाशा साहब से, अहमद बिलाल महबूब साहब से और बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से। जी बिलाल साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिक्र किया कि ये 27वीं तरमीम में कुछ इशूज़ जो है वो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 18वीं तरमीम से लिंक्ड हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, बट उसके अलावा एक तो ऑब्वियसली जो सियासी उसका पहलू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके, बट ओवरऑल आपके ख्याल में इनका क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस पे या ओवरऑल जिस तरह स्ट्रक्चर मुल्क का इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद बना उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, इन 7 चीज़ों का जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी ट्वीट में किया है, अगर आप एक एक को देख लें तो मेरे ख्याल में उसका जो बुनियादी थ्रस्ट है वो ये है कि एग्जेक्टिव को और ख़ास तौर पे फेडरल एग्जेक्टिव को ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत है और वो उन ज़्यादा पावर्स के लिए ये तरमीम हो रही है। यानी इख्तिसार के साथ पे अगर कहूँ तो वो ये बात है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहे हैं शायद फ्यूचर में, उसके लिए उनके पास इस वक्त जो पावर्स हैं वो ज़्यादा, वो मैं समझता हूँ कि उनके पास काफ़ी नहीं है उनके ख्याल में। तो ये बात है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को बचाने के लिए
इन दो मामलात पे रजिस्ट करेगी। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन कौन से दो मामलात सर आपके? एक अच्छा, तो ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के मामलात हैं कि जो मिनिमम इस वक्त जो एलोकेशन है सूबों की, उसमें जो प्रोटेक्शन आइन में दी गई है कि उसमें कमी नहीं हो सकती, वो वापस ले ली जाए और ये सारा इख्तियार अब नेशनल फाइनेंस कमीशन के पास वापस आ जाए। ये चूँकि 18वीं तरमीम में हुआ था और 18वीं तरमीम की चैम्पियन और आर्किटेक्ट पीपल्स पार्टी थी, तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट, वो दो वजारतें वो चाह रहे हैं कि वापस वफाक के ज़ेर इंतज़ाम आ जाएं, वो भी उनके लिए मुश्किल होगा। तो इसमें मेरा ख्याल में कुछ गिव एंड टेक होगा। लेकिन मैं जल्दी से एक चीज़ ऐड कर दूं, मेरे ख्याल में अवाम की भलाई के लिए एक तरमीम इसमें जो शामिल होनी चाहिए थी वो नहीं है। वो आर्टिकल 140A के अंदर मकामी हुकूमतों के निज़ाम को प्रोटेक्शन देने के लिए यतीम सी मकामी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतों को किक अराउंड करती हैं। इंडिया ने भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी थी, हमें भी देनी चाहिए। कि एमकेएम का वादा हुआ है और पंजाब असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है, ये क्यों नहीं शामिल करते इसके अंदर? असद साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो अब जजेस के तबादले की कानून में तब्दीली की बात की जा रही है, इस पे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बहस की, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भारत और बाकी जो ममालिक हैं सब में इस तरह के कानून मौजूद हैं, कवानीन के आप जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो व्हाई द हेजिटेशन और क्रिटिसिज्म हियर? जी आरफा साहिबा, आपके प्रोग्राम पे कई ऐसे मेहमान आते हैं, उनसे हम बहुत बेनिफिट करते हैं। उस दिन मैं देख रहा था मुख्तलिफ ममालिक के इस तरह की मिसालें दी जा रही थी, लेकिन जब भी इस तरह की मिसाल दी जाती है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तो कुछ ना कुछ झिझक से मेरे ख्याल से मुवाजना करना चाहिए। याद रहे कि डॉसो केस जिसमें आपका पहला मार्शल लॉ जस्टिफाई हुआ था, वो एक ऑस्ट्रियन की ही एकेडमिक थियरी थी। और फिर आप हर तरह की आप कोई फॉरेन किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं जब आपको वो गुंजाइश नहीं मिल रही होती। अगर आपका निज़ाम मुस्बत है, अगर दुनिया में अच्छा है, अगर, और इसको कुछ तो आपके तज्जियाकार वर्ल्ड बेस्ट करार दे चुके हैं, अगर कुछ आमरीतों के बाद, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद आप एक कंसेंसस पे, एक नतीजे पे पहुंचे, और मिसाक जमहूरियत का ये एक हिस्सा था कि जुडिशल इंडिपेंडेंस लानी है, और वो जुडिशल कमीशन के जरिए हो सकता है, और उस जुडिशल कमीशन में जज साहिबान होंगे फ्रंट एंड सेंटर पे जो इस तरह की तकर्रियां करेंगे, तो उसमें से अब जाके कहना कि जी तबादले और अपॉइंटमेंट्स क्योंकि और ममालिक में वो एग्जीक्यूटिव के मातहत होते हैं, वो मेरे ख्याल से हमारी तारीख से मुतरादिफ नहीं है। आपकी तारीख में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो ज्यादातर, अगर आप माजी के तल्ख तजर्बे देखें, अपने मकासद को सामने रखते हुए अदलिया को सीनियर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स करता है, जो कि इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप अपनी दस्तूर साज असेंबली, जो सबसे पहली 1947 वाली दस्तूर साज असेंबली के मुहासे उठा लें, वो कह रहे हैं कि जज के तबादलों में इस तरह एग्जीक्यूटिव का किरदार बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो सकता है और नुकसानदेह हो सकता है। तो अब इस तरमीम के जरिए उनकी रजामंदी खत्म कर देना, इससे दो मनफी असरात होंगे। एक, जो जज साहिबान प्रो एग्जीक्यूटिव या उस तरह के फैसले कर रहे हैं जो कि वैसी प्रो एग्जीक्यूटिव होने को जाते हैं, उनको आप उधर ही उन्हीं जुरिस्डिक्शंस में रखेंगे, और जो जज साहिबान उनसे इनहराफ करें लेकिन आइन और कानून की रोशनी में फिर भी फैसले करें, उनके आप जुरिस्डिक्शंस को ट्रांसफर करें। दे विल बिकम कॉमन स्टेट एम्प्लॉइज। ये आज़ादी अदलिया की खिलाफ वर्जी है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें हसन रजा पाशा साहब से, अहमद बिलाल महबूब साहब से और असद रहीम खान साहब से। पाशा साहब माफ़ करिएगा, उस वक्त आप बात कर रहे थे बट सर वी लॉस्ट द कनेक्शन, सो आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि जो 80-85% केसेस आम लोगों के हैं उनकी सुनवाई अब हो रही है। हम बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें हफ्ते में अब 4-4 दिन जाना पड़ता है, और इतने पुराने केसेस बैकलॉग जो है वो निकल रहा है कि जिसके कोई हद और शुमार नहीं। इससे पहले हमने इस तरह की डिस्पोजल नहीं देखी थी। तो ये मैं उनके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि अगर
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बन भी जाए, आम लोगों को जो बेनिफिट है और जो अब मिलना शुरू हुआ है वो अगर इस तरह मिलता रहे तो मेरा ख्याल है कोई मज़ायका नहीं है। 2.5% या 3% जो लोग हैं वो एलीट क्लास से तल्लक़ रखते हैं, उनके मामलात जो है वो मुख्तलिफ असम्बली के हवाले से हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और हैं, लेकिन आम आदमी के केसेस जिसका जो दादा करता है और पोता जाके उसकी अपनी ज़िंदगी में फ्रूट खाता है तो उसके फ़ैसले कम अज़ कम जल्दी होंगे। ये मेरा कहने का मकसद था। अब जहाँ तक आपने जो बलदियाती इदारों की बात की है, मैं बिल्कुल अहमद महबूब साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये मौका है, इस पे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बलदियाती इदारे वो वाहिद इदारे हैं जिनको अगर फ़ाल बनाया जाए, इलेक्शंस करवाए जाएं, चाहे वो जमाती कराएं चाहे गैर जमाती कराएं, लेकिन उसका बेनिफिट आम लोगों को समाजी और सोशली हवाले से ज़रूर मिलता है। एक वार्ड का काउंसलर जो है उसको उस 500 या 600 घर जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आता है उसको तमाम तर प्रॉब्लम्स हर एक घर का पता होता है, तो और उनको इतनी ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि उस इलाके में यूनियन काउंसिल, तहसील या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो खुद करें और वही खर्च करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारा वक्त निकाला। नाजरीन, अब लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन का। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वो न्यूयॉर्क के इलेक्शन का, जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिस पर बात की थी। आज न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन था। अमूमन ऐसे इलेक्शन जो होते हैं वो अमेरिका में तो बहुत अहम होंगे, बट अमेरिका के बाहर वो उनको कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिलती। मगर ज़ोहरान ममदानी जब से इस इलेक्शन कैंपेन उन्होंने अपनी शुरू की तो काफ़ी दुनिया की तवज्जो उन पे गई। बहुत सी वजूहात थी उसकी, शायद इसलिए कि वो एक मुसलमान थे, शायद इसलिए कि वो एक साउथ एशियन उनकी हेरिटेज थी, शायद इसलिए कि उन्होंने जो एक कैंपेन चलाई वो कैंपेन बहुत दिलचस्प थी। उस पे उन्होंने जो एक रवायती अमेरिकन सियासत है जिसमें बहुत से पैसे अमीर लोगों की तरफ से डोनेशंस आती हैं, उसकी बेसिस पे उन्होंने अपनी कैंपेन नहीं चलाई। उन्होंने वॉलंटियर्स और कम उम्र लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए और उस हवाले से बात की और कैंपेन की, और यही नतीजा भी हमारे सामने देखने को आज मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि इस दफ़े इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 5 दिहाइयों में सबसे ज़्यादा रहा है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सबाहत ज़करिया साहिबा, ये एक सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू द शो सबाहत साहिबा। जी सबाहत साहिबा, यही बताइएगा कि अब जो ममदानी की इस वक्त जीत है उसके पीछे आपके ख्याल में कौन से मेजर फैक्टर्स रहे हैं और क्यों दुनिया की इतनी दिलचस्पी भी रही है सारे मामले में? जी, दिलचस्पी तो इसलिए रही है क्योंकि ये वाकई बहुत ही दिलचस्प रेस थी। एक तो इस वजह से कि जो ममदानी जिन चीज़ों के ऊपर खड़े हुए हैं वो इतनी मुख्तलिफ हैं आम तौर पर जो इस वक्त अमेरिका में देखा जा रहा है उसके मुकाबले में, कि ये एक बहुत ही एनर्जाइजिंग रेस है उन लोगों के लिए जो इस वक्त अमेरिका का एक जो कंजर्वेटिव बेंट है फेडरल के अंदर, उसकी एक अपोजिशन देख रहे हैं ज़ोहरान ममदानी के अंदर। तो अगर इस वक्त जो फेडरल लेवल पर सियासत है अमेरिका की वो एक एक्सक्लूसिव सियासत है, वो ऐसी सियासत है जो लोगों को बाहर करना चाहती है, एक इन ग्रुप आउट ग्रुप फॉर्म करना चाहती है। उसके मुकाबले में ज़ोहरान ममदानी की सियासत एक इंक्लूसिव सियासत है, यानी कि वो कहते हैं कि सब लोग इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं। उनका मुसलमान होना, अवाउडली मुसलमान होना, यानी कि ऐलान कहना कि मैं मुसलमान हूँ, उसके अलावा उनका इतना यंग होना और उनका एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एजेंडा पर खड़ा होना। आपको पता है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट मुल्क है, दुनिया का शायद सबसे हाइपर कैपिटलिस्ट मुल्क है, न्यूयॉर्क उसका फाइनेंशियल सेंटर है। तो ऐसे फाइनेंशियल सेंटर में, दुनिया के कैपिटलिज्म के सेंटर में एक ऐसे कैंडिडेट का जीतना जो कि एक्चुअली बहुत खुले तरीके से ये कह चुका है और कहता रहा है थ्रू आउट अपनी कैंपेन की, इनफैक्ट उसी पे बेस किया उसने कि खाली
कैपिटलिज्म से आप जो है वो गुजारा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें एक सोशलिस्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, हुकूमत की मदद होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही यूनिक बनाती हैं जोहरान ममदानी की जीत को, जिसकी वजह से बहुत एनर्जाइज हुए हैं लोग यहाँ पर भी और पूरी दुनिया में भी। सबाहत साहिबा, ये बताइएगा कि कितना ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि जोहरान ममदानी है, उनकी जीत है, बट जैसे आपने कहा कि इंक्लूसिविटी एक्सक्लूसिविटी का जिक्र किया, कितना शायद ये वोट पड़ा इन रिएक्शन टू ट्रंप, क्योंकि ऑब्वियसली जिस एक्सक्लूसिविटी का आप जिक्र कर रही हैं उसमें उनकी जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ थी, जो आइस की रेड्स थी, उस पर भी एक हमें रद्द-ए-अमल तो अमेरिका में नज़र आ रहा था। क्या वो रद्द-ए-अमल जोहरान ममदानी की सपोर्ट में भी हम कह सकते हैं निकला होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, न्यूयॉर्क जो है वो मुल्क का प्रोग्रेसिव तरीन शहर है, तो वहाँ पर इमिग्रेंट्स का शहर है, हमेशा से इमिग्रेंट्स का शहर है। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी बेस फाउंडेशन, जो अमेरिका की बेस और फाउंडेशन है इमिग्रेशन की, वो न्यूयॉर्क जो है वो उसका लिटरल सेंटर है। तो ऐसी जगह पर डेफिनेटली एक रद्द-ए-अमल है ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। इसके अलावा जोहरान ममदानी ने एक्चुअली ट्रंप से सीखा भी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वोट्स वहाँ पर पड़ते हैं, लोग एनर्जाइज वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आप एक डेफिनेट स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ के हवाले से। तो उन्होंने भी अपनी कोई भी लफ्ज़ों को जो है वो मिन्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए मैं स्टैंड लेता हूँ मैं लूँगा। उन्होंने गज़ा की बात की, उन्होंने इसराइल के खिलाफ भी बातें की, उन्होंने नेतन्याहू का कहा कि वो उसको आने नहीं देंगे न्यूयॉर्क में अगर वो मेयर बन गए। तो इस किस्म की बातें जो कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स पर इससे पहले कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता था कि सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप डेफिनेट स्टांसेस लें तो वो एक्चुअली वोटर बेस को कहीं ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं उसके मुकाबले में जो कि इससे पहले डेमोक्रेट्स का रहा है लाया अमल, जो कि ये रहा है कि बहुत ही बैन बैन चलना, कोई ख़ास ऐसी बात ना कर पाना जिससे कि वोट रॉक हो जाए ज़्यादा। तो आई थिंक ये ना सिर्फ रद्द अमल है बल्कि एक किस्म का ट्रंप की कैंपेन से सीख भी है। बहुत बहुत सबाहत साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।